हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका 7वां चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो झलक का मतलब होता है जहाँ अलग अलग जगह के बारे में हमें बताया जाता है ना। झलकियाँ जैसे होती हैं, आपने देखा होगा टीवी पे जब 15 अगस्त 26 जनवरी है ना को परेड निकलती है, तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों की क्या निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं। तो वो वहाँ के राज्य की संस्कृति, उस राज्य की संस्कृति, वहाँ का जो परिवेश है उसके बारे में वो हमें बताते हैं। तो हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट पूरा करेंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। ये लिखा है ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ इसको। ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर आपको पता ही है, जैसे बेकरी आपने देखा सुना होगा, है ना, जहाँ पे ब्रेड वगैरह, है ना, केक वगैरह इस तरह की चीज़ मिलती है ना, बिस्किट वगैरह। तो ये वो क्या होती है, बेकरी होती है। बेक बनता है पकाना, BAKE बेक, है ना। किस शब्द से बना है ये, BAKE बेक। बेक यानी पकाना किसी चीज़ को। तो बेकर यानी पकाने वाले, फ्रॉम गोवा, है ना, गोवा के रहने वाले जो कि क्या काम करते थे, बेक करते थे। बेक यानी पकाना। अब पकाने इसमें विशेष रूप से किसके बारे में बताया गया है, जो ब्रेड होती है ना, जैसे पाव बोलते हैं, पाव या ब्रेड जो होती है ना, सुबह जैसे नाश्ते के काम में लेते हैं अपन, वो चीज़, ठीक है। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, है ना। ये छोटा सा दिया गया है ऐसे आपके इसमें, ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर, और पेन का मतलब क्या होता है, पेन के द्वारा एक तस्वीर खींचते अपन, कैमरे से खींचते। और दूसरा, अगर हम किसी के बारे में लिख के अगर हम वर्णन करें, है ना, तो एक तरह से हमने पेन की सहायता से उसका चित्र बना दिया, उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वर्णन कर दिया उसका, तो उसको हम पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो यह एक पेन पोर्ट्रेट है एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर्स का, है ना। जो गोवा के जो गांव हैं, गोवा आपको पता ही है ना, मुंबई के पास में है, यूनियन टेरिटरी है भारत के अंदर। तो विलेज बेकर, है ना, गोवा के रहने वाले जो गांव हैं उनमें एक बेकर के बारे में पेन पोर्ट्रेट इसमें खींचा गया है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनका की अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किनका, जो बेकर्स हैं, जो है ना, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। अब देखो यहाँ पे ये जो लेखक हैं, है ना, ये उस जमाने, पहले क्या था बच्चों, देखो इसमें हाँ ये भी दिया हुआ है। बिफोर यू रीड बारे में मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको छोटा सा, कि वॉट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अवर कंट्री, है ना। तो जब आप हमारे देश के बारे में सोचते हो तो क्या क्या इमेजेस, है ना, क्या क्या तस्वीरें लोगों की और स्थानों की तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करो। तो बेटा अलग अलग राज्य के अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वहाँ के अलग अलग दर्शनीय स्थल होते हैं, तो उन सब की तस्वीर हमारे दिमाग में अलग अलग। जैसे राजस्थान है अपना, तो यहाँ के राजस्थान के नाम से ही हमारे दिमाग में क्या आता है, हवेलियाँ, है ना, डेजर्ट, इस तरह की चीज़ें, खेजड़ी के वृक्ष, ठीक है। अगर हम मुंबई का, महाराष्ट्र का देखेंगे तो मुंबई किसके किनारे है, समुद्र के किनारे, तो हमारे दिमाग में समुद्र आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों के अलग अलग तरह के पिक्चर्स हमारे दिमाग में आती हैं। सेकंड है, कह रहा है ये व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, यानी आप भारत के किस स्थान पर, किस राज्य में रहे हो, किस स्थान में रहे हो, और कहाँ कहाँ आप घूमने गए हो, है ना। तो आपस में डिस्कस करने के लिए बोला है इन्होंने। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप कुछ लोकप्रिय जो दर्शनीय स्थल हैं, है ना, पर्यटक स्थल हैं, उनके नाम बता सकते हो। तो आप जो आपस में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो आप।
जैसे माना कोई उत्तर प्रदेश गया होगा घूमने के लिए तो ताजमहल जरूर गया होगा, है ना। कोई बच्चा पंजाब गया है घूमने तो वो अमृतसर के अंदर है ना गोल्डन टेम्पल, वो जरूर देखा होगा उसने। कश्मीर गया है तो कश्मीर वैली देखी होगी। राजस्थान है तो राजस्थान में जयपुर हो गया, अजमेर, उदयपुर, है ना, बीकानेर, बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ भी घूमने की। तो हर राज्य में अपनी अलग अलग अच्छी अच्छी जगह होती हैं घूमने के लिए। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country, है ना। देखिए जैसे आपको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले हमारे देश पे किसका राज था? ब्रिटिश का राज था, अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन जब ये हमारे देश पे आए थे तो सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए थे, अंग्रेज़ों के साथ साथ डच लोग भी आए थे, हॉलैंड के निवासी, नीदरलैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ के लोग भी आए थे, फ्रांस के लोग भी आए थे, पुर्तगाल, पोर्चुगीज़, है ना, पोर्चुगल जो कंट्री है वहाँ के लोग भी आए थे। लेकिन इन सब में को किसने हरा दिया? ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया और इन सबको वापस भेज दिया, और सिर्फ भारत पे किसका कब्जा रहा? अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। ठीक है ना। तो ये अब ये कह रहा है कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हो, है ना, कि भारत में फ्रांस और पुर्तगाल के प्रभाव कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं? तो जहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने शासन किया तो वहाँ पे फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलेगा, जहाँ पे पुर्तगाल, है ना, पोर्चुगल जो कंट्री है उसने शासन किया तो वहाँ पे उस जगह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जो ये फ्रांस है, ठीक है ना, तो फ्रांस का मिलता है अपनी पौंडीचेरी, अगर आपने, है ना, हमारे एक छोटा सा द्वीप समूह है ना, यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, है ना, उस पौंडीचेरी में किसका शासन था? फ्रेंच का शासन था। और पोर्चुगीज़, है ना, जैसा कि इसमें अभी दिखाया गया है, इस वाले जो है ना बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये गोवा पे राज्य करते थे, है ना। बाद में फिर अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया? यहाँ से निष्कासित कर दिया, हरा के वापस यूरोप भेज दिया, और सिर्फ किसका शासन रह गया? अंग्रेजों का शासन रह गया, ब्रिटिश का शासन रह गया। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या बता सकते हो कि भारत के किन स्थानों पर चाय और कॉफ़ी? तो चाय का तो आपको पता ही है कहाँ पे, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, है ना, और कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, केरल में होती है, तमिलनाडु में, और भी कई राज्यों में होती है, कम कम मतलब। तो ये जो मुख्य राज्य है वो मैंने आपको बताए हैं। तो अब यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर गोवा के जो बेकर्स हैं, है ना, गोवा में जिस समय गोवा के ऊपर किन का राज था? पुर्तगाली लोगों का राज था। पोर्चुगल एक कंट्री है, देश है ना, कहाँ का है ये? यूरोप जो है महाद्वीप है वहाँ का है छोटा सा। तो वहाँ के लोगों ने हमारे इस पे गोवा पे कुछ समय के लिए शासन किया था। तो वो लोग ब्रेड जो है ना, इसको बड़े चाव से खाते थे, बड़े मन से खाते थे। तो वही जो पोर्चुगल्स थे वही यहाँ पे भारत के अंदर ब्रेड को लेके आए, ठीक है ना। तो अब ये लेखक बता रहे हैं, अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना। तो देखो इसमें है रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, इसका मतलब होता है जब हम जो हमारा भूतकाल है ना, जो समय बीत गया, पुराने ज़माने की बातों को जब हम गर्व से याद करते हैं, है ना, अच्छे दिनों को याद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्हें अक्सर सुना जाता था, है ना, कि वो बड़े गर्व से, है ना, बड़े गर्व से पुराने दिनों को याद करते थे। कौन से को? अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, उन दिनों को जबकि पुर्तगाली लोग हमारे गोवा पर शासन करते थे। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना। अब लोव्स ऑफ ब्रेड का, ब्रेड को तो पता ही है आपको, ब्रेड की जैसे लाते हो आप, पैकेट लेके आए ब्रेड का, है ना, तो वो पैकेट में स्लाइस होती हैं, उसकी कटी हुई रहती हैं, है ना। तो लेकिन जब ये पकाई जाती है ब्रेड, तो पूरा का पूरा जो है ना एक लंप पकाया जाता है, फिर उसको बाद में पक जाती है, उसके बाद काटते हैं फिर ये, है ना। तो वो जो पूरा का पूरा एक जो सेट है उसका, है ना, उसको लोव बोल देते हैं अपन, लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना। जैसे पाव रोटी देखी होगी ना, तो मोटी होती है वो, इस तरह से। तो
ठीक है, ऐसे समझ लो आप। देखो जैसे ये है, इस शेप का ब्रेड है आपका, है ना, आप लाते हो तो ऐसे ये स्लाइस कटी रहती है इसमें, लेकिन ओरिजिनली जो है ना वो इस तरह का हो गया ये, है ना। तो ये क्या हो गया, लोब ऑफ ब्रेड हो गया। फिर जब इसकी इस तरह से क्या काट देते हैं, स्लाइस काट देते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो, उन्हें अक्सर सुना जाता था कि वो उन पुराने समय को, जब हमारे गोवा के ऊपर पुर्तगाली लोग राज्य करते थे, उस समय को बड़े गर्व से याद करते थे, है ना। पुर्तगाली लोगों को और उनकी जो ब्रेड थी, है ना, ब्रेड के पैकेट्स को, उनको वो बहुत प्रसिद्ध होते थे, वो फेमस होते थे, उनको वो याद करते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, है ना। अब ये कह रहे हैं कि वो जो ब्रेड के लोब्स को खाने वाले शायद अब लुप्त हो गए हैं। वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, कि वो चले गए क्योंकि अंग्रेजों ने उनको हरा के वापस भेज दिया। लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं, मौजूद हैं। अब ब्रेड बनाने वाले मौजूद हैं, अब ब्रेड बना रहे तो अब वो शुरुआत तो उन्होंने करी थी पुर्तगाली लोगों ने, लेकिन उनकी देखा देखी जो वहाँ के लोग थे, जो मूल निवासी थे गोवा के, वो भी क्या सीख गए, ब्रेड खाना सीख गए, है ना। और आज आपको पता ही पूरे भारत में, है ना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में तो ब्रेड का ही नाश्ता करते हैं, ठीक है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड, है ना, कि वो ब्रेड की लोब्स खाने वाले शायद क्या हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स, है ना। इसमें 3 प्रकार के लोगों को नाम लिया है इसमें। मिक्सर्स, है ना, जो आटा मिक्स करते हैं ब्रेड के लिए, ब्रेड बनाने के लिए आटा मिक्स करते हैं। और द मोल्डर्स, है ना, उसका मोल्ड बनाते हैं, सांचे में ढालना उसको। मोल्ड का मतलब क्या होता है, सांचे में ढालना, है ना। अलग अलग प्रकार के सांचे बनाए जाते हैं, तो उन सांचे में ढालने वाले लोग। एंड दोज हु बेक द लोब्स, और जो लोब्स को क्या करते हैं, लोब्स का मतलब एक तरह से वो हो गया ये, आप लोब्स का मतलब क्या समझते हो आप इसको, एक लंप मान लो, है ना, एक बड़ा सा इस तरह का एक सिंगल पीस, उसको लोब बोल देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये लेखक कह रहे हैं कि अभी भी 3 प्रकार के लोग, मिक्सर्स, मोल्डर्स और जो बेकर्स हैं लोब्स के, वो अभी भी इस हमारे समाज में मौजूद हैं, गोवा के समाज में। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेज स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेस का मतलब होता है भट्टियाँ, है ना, जिनमें ये ब्रेड पकाई जाती थी। वो सदियों पुरानी, एज ओल्ड वर्षों पुरानी, टाइम टेस्टेड, टाइम टेस्टेड का मतलब होता है जो समय बीतने पे खराब नहीं हो, है ना। अगर माना जैसे कोई मशीन लाए आप, आज लाए और माना 2 महीने साल भर बाद ख़राब हो गई, तो वो कहेंगे टाइम टेस्टिंग में फेल हो गई वो मशीन। लेकिन एक कोई मशीन सालों साल चलती जा रही है, तो इसका मतलब कहेंगे वो टाइम टेस्टेड है वो मशीन, यानी टाइम के हिसाब से, वो टाइम बढ़ने के हिसाब से वो ख़राब नहीं हो रही है। तो लेखक कह रहे हैं कि वो जो पुरानी, है ना, टाइम टेस्टेड जो भट्टियाँ थी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है ना। लेखक कह रहे हैं कि उन फर्नेसेस के अंदर, उन भट्टियों के अंदर जो आग है वो अभी भी नहीं बुझी है, अर्थात अभी भी ब्रेड बन रही हैं, लोग ब्रेड बनाते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं। द थर्ड एंड द जिंगल, है ना। अब इसमें देखो थड़ का मतलब होता है, जैसे ऐसे समझो कोई लकड़ी वो ले रखी है, लाठी ले रखी है किसी ने अपने हाथ में, और लाठी से वो ज़मीन पे टंकोर मारता है तो थड़ की आवाज़ होती है, ठीक है। और अगर माना लाठी के अंदर और वो बांध रखी हैं, घंटियाँ बांध रखी हैं छोटी छोटी, जैसे बैल या गाय होती है उसके गले में घंटियाँ बांध देते हैं ना, छोटी छोटी रुनझुन आवाज़ करती हैं, छन छन की आवाज़ करती हैं। तो ऐसे ही अगर माना उसमें नीचे उस डंडे के अंदर जो है उसमें अगर नीचे घंटियाँ बांध रखी, तो उनसे किसकी आवाज़ होगी, झनझन की आवाज़ होगी, जिंगल की आवाज़ होगी। तो द थर्ड एंड द जिंगल, थड़ की आवाज़, धड़ाम की आवाज़ और खनखनाने की आवाज़, है ना। खनक की जो आवाज़ है किसकी, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, है ना, वो जो पारंपरिक बेकर्स थे उनके बांस की,
है ना। तो बांस में क्या कर रखा था उन लोगों ने, नीचे घंटियां बांध रखी होती थी छोटी 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 छोटी। तो जब वो उस पर ज़मीन पर टकराते थे उस बांस को, तो बांस से धड़ की आवाज़ होती थी, है ना, धड़ाम की आवाज़ होती थी, और उनमें से खनक की आवाज़ निकलती थी, जो कि हेरोल्डिंग इट्स अराइवल इन द मॉर्निंग, है ना, जो कि उसका हेरोल्डिंग का मतलब अनाउंस करता था। यानी जैसे ही उस धड़ की आवाज़ आई, थड़ की आवाज़ आई और झिंगल की आवाज़ आई, तो वो एक तरह से उनके आने आगमन का उनका वो एक प्रतीक होता था कि भाई अब ब्रेड बेकने वाला आ रहा है सुबह। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, लेखक कह रहे हैं कि अभी भी कुछ स्थानों पर वो बांस का जो उसका डंडा है, जो बांस है जिसमें उसने क्या बांध रखी हैं, घंटियां बांध रखी हैं झुनझुन करने की, तो वो अभी भी सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, है ना। लेखक कह रहे हैं कि भले ही जो फादर्स हैं उनके वो जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं, है ना, वो अभी भी इसको निभा रहे हैं, अपने जो अपना जो पारिवारिक जो व्यवसाय है उनका, है ना, बेक करने का, है ना, ब्रेड बनाने का, उसको अभी भी वो कैरी ऑन किए हुए हैं, उसको जारी रखे हुए हैं। यानी उनके भले ही फादर्स और यानी पिता दादा वगैरह की डेथ हो गई, लेकिन ये लोग अभी भी उसको कैरी ऑन किए हुए हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा, है ना, गोवा के अंदर इन बेकर्स को आज भी किस नाम से जाना जाता है, पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब लेखक अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि हमारे बचपन के दिनों में जब हम गोवा में थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, बेकर्स जो होते थे वो हमारे दोस्त भी होते थे, हमारे साथी भी होते थे, और हमारे गाइड भी होते थे, निर्देशक भी होते थे, हमें दिशा निर्देश देने वाले भी होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो जब वो सुबह निकलते थे ऑन सेलिंग राउंड, है ना, बेचने वाले राउंड पर, है ना, ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे, एक तो तब आते थे, एंड देन अगेन, और तब बाद में कब आते थे, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौटते थे, आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, खाली करके, एम्प्टीइंग का मतलब खाली करके, ह्यूज यानी विशाल बड़ी, बास्केट यानी टोकरी को। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही बांस के थड़ की आवाज़ आती थी और जिंगल की, उन घंटियों से जिंगल की आवाज़ आती थी, खनक की आवाज़ आती थी, तो वो हमें जगा देती थी, है ना, और हम दौड़ पड़ते थे मीट एंड ग्रीट हिम, उनसे मिलने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए, बेकर का। वाई वाज इट सो, अब लेखक कह रहे हैं ऐसा क्यों है, सोचो आप कि हम ऐसा क्यों दौड़ते थे उनका अभिवादन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ऐसी क्या बात थी। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें जो ब्रेड के लोफ था, है ना, लोफ और लोफ एक वचन है, और LOAVES लोब्स क्या है, उसका बहुवचन है, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो अब लेखक कह रहे हैं क्या हमको ब्रेड की जो लोफ थी वो पसंद था, नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं भाई। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, है ना। अब ये देखो पैस्किन और बेस्टिन किनको कहा गया है, जो महिला वो होती थी, नौकरानी जो होती थी, उनको घर के अंदर उनका नाम है, इस नाम से पुकारा जाता था उनको। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई ब्रेड लेने का काम तो जो हमारी पैस्किन और बेस्टिन जो होती थी वही कर लेती थी, हमारा तो कुछ अलग ही इंटरेस्ट था। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, अब आगे लेखक ने अपनी बात बता दी कि हम किसके लिए लालायित रहते थे, लॉन्ग फॉर का मतलब लालायित रहना, है ना, उन ब्रेड बैंगल्स के लिए, है ना, ब्रेड की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ मतलब चूड़ी नुमा ब्रेड, यानी गोल ब्रेड होती, ब्रेड ही थी वो, है ना, लेकिन कैसे उसमें होती थी, सर्कल के आकार में, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे होती थी वो। तो ये बच्चों को डिज़ाइनर होती थी ये, है ना, और कुछ मीठी होती थी, कुछ अलग तरह के विशेष प्रकार के लिए बच्चों को बनाई जाती, बच्चे इनके लिए लालायित रहते थे। तो वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स
विच वी चूज़ केयरफुली, जिन्हें हम बड़ी सावधानी पूर्वक चयन करते थे कि हमें ये लेनी है या हमें ये, तो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस वो उनमें बना के लाते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो मीठी ब्रेड भी होती थी और विशेष रूप से बनाई हुई होती थी। तो बच्चे जो है ना इनके लिए वो प्रतीक्षारत रहते थे। The baker made his musical entry on the scene with zang zang sound of his specially made bamboo staff, है ना। अब बैम्बू स्टाफ का मतलब होता है वही बांस का डंडा, है ना, एक बड़ा बांस का डंडा, ऐसे ऐसे समझ लो, जैसे लाठी होती है ना, इतना बड़ा। तो जो बेकर्स होते थे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे, है ना, झेंग झेंग की आवाज़ के साथ, है ना, अपने बांस के डंडे से, है ना। तो मैंने बताया ना आपको, बांस के डंडे में उनकी क्या बंधी रहती थी, घंटियाँ, छोटी छोटी रुंझुन करने वाली घंटियाँ बंधी रहती थीं। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, है ना। अब एक हाथ से तो वो अपने सिर पे जो टोकरी होती थी ब्रेड की उसको पकड़ के रखते थे, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो क्या करते थे, जो बांस होता था, बांस की जो लाठी होती थी अपने हाथ में, उस पर उसको ज़मीन पर टंकोर मारते थे वो, है ना। टन टन की आवाज़, उससे खन खन की आवाज़ निकलती थी, फिर उसको ज़ोर से ज़मीन पर टकराते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, है ना। तो जब वो घर पे आ जाते थे, है ना, हर घर पे जब वो घर के आगे पहुंचते थे तो वो जो घर की मालकिन होती थी, है ना, उनको वो गुड मॉर्निंग बोलते थे, जो बेकर्स होते थे वो, है ना, या जो बेचने वाले होते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर उस ऊर्ध्वाधर खड़े हुए, है ना, सीधे खड़े बैम्बू के ऊपर उसको बास्केट, जैसे कभी तुमने देखा वो चना जोर गर्म करने बेचने वाले होते हैं ना, उनकी इस तरह का तिपाया सा होता है, कभी आपने अगर नोट किया हो तो ऐसा होता है। तो यहाँ फिर उसको वो ऐसे रख देते हैं अपने सामान को, ये ज़मीन पर टिक जाता है वो, ठीक है ना। तो हो सकता है इनका जो वो बैम्बू है वो ऐसी कुछ डिज़ाइन का होता होगा, और उसमें यहाँ नीचे कुछ इस तरह से घंटियाँ सी उन्होंने लगा रखी होंगी। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to servant, है ना। अब बच्चे बीच में घुसड़ पड़ते थे अपनी उसके लिए, ब्रेड बैंगल्स के लिए। तो जो घर की जो नौकरानी होती थी वो उनको धक्का देके साइड में कर देती थी, अरे भाई पहले हमको तो लेने दो अपना सामान, तुम लोग बाद में अपनी पंचायत करना। इस तरह से बच्चों को अलग कर देती थी वो। द किड्स वुड बी पुस्ड असाइड, बच्चों को अलग साइड में धकेल दिया जाता था। विद ए माइल्ड रिबक, हल्की सी डांट के साथ, रिबक यानी डांट, माइल्ड यानी हल्की सी डांट के साथ। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड की लोब्स थी वो किसको दे दी जाती थी, सर्वेंट को दे दी जाती थी, नौकरानी को, जो पेस्किन बेस्टिन नाम आया था ना, उनको दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि लेकिन हम हार नहीं मानते थे, यानी वो हमको जो नौकरानियाँ थी वो धक्का मार के अलग कर देती थी, है ना, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम या तो एक बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापेट या मुड़गेली पे चढ़ जाते थे। पैरापेट का मतलब फेंसिंग समझ लो, थोड़ी ऊंची सी कोई दीवार समझ लो, उस पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, और जैसे तैसे उस टोकरी के अंदर झांकते थे कि भाई हमारा सामान किधर है। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, है ना। लेखक कह रहे हैं कि मुझे अभी भी याद है कि उसमें कितनी प्यारी खुशबू आती थी। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू आती थी उन ब्रेड के लोब्स में से। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, है ना। बड़े लोगों के लिए तो लोब्स आते थे ब्रेड के, और छोटे बच्चों के लिए बेंगल्स आती थी ब्रेड की। Then we did not even care to brush our teeth और wash our mouths properly। अब लेखक कह रहे हैं कि एक बार बस हमें तो ब्रेड बेंगल्स मिली चाहिए, फिर कौन ध्यान देता है कि मुंह धोया है या नहीं धोया, दांत साफ करे हैं या नहीं करे, बस खाने में लग जाते थे। लेखक कह रहे हैं देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, लेकिन फिर हम ना हमारे दांत साफ करने की ना मुंह साफ करने की याद रखते थे, ना ही उसकी परवाह करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम करें तो करें क्यों, लेखक कह रहे हैं और हम करें तो करें क्यों।
Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, है ना। अब देखो इसमें गोवा, हर जगह की बेटा अलग अलग परंपराएं होती हैं। अब देखो इसमें बताया गया कि गोवा के अंदर, अब देखो ये जो ये टूथपेस्ट वगैरह है ये बेटा अभी आया है, आज से 50, जब मैं बचपन था तो हमारे बचपन में टूथपेस्ट बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, नीम की दातुन करते थे, नीम या बबूल के उसमें से तोड़ के लाते थे और वो दातुन करते थे। तो वहाँ पे नीम बबूल है नहीं, उधर की तरफ गोवा की तरफ क्या मिलते हैं, आम है वहाँ पे। तो आम की लीफ तोड़ के ला, अब लीफ यानी पत्ती होती है, लेकिन पत्ती का मतलब क्या समझो वहाँ पे आप, डंठल समझो उसका, है ना। तो आम के डंठल से उन्हें क्या करनी पड़ती, ब्रश करनी पड़ती। तो लेखक कह रहे हैं कि कौन परेशानी उठाता, तोड़ के लाए, प्लक यानी तोड़ के लाए मैंगो की, उसकी आम की टहनी को, फॉर द टूथब्रश के रूप, टूथब्रश करने के लिए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और लेखक कह रहे हैं कि ये इसकी ज़रूरत भी कहाँ थी। दैट अभी लेखक बड़े प्यारा सा वो दे रहा है, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि जो चीता होता है वो आज तक उसने कभी अपने दांतों पे ब्रश नहीं किया। द हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और ये लेखक कह रहे हैं कि हम चाय पीते तो हैं, और जब चाय गरम चाय पीते तो अपने आप सारे के दांत वाँत सब साफ हो जाते, सारी गंदगी गरम चाय से क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है ना। द हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और ये कह रहे हैं कि भाई जो गरम चाय वो सब कुछ साफ तो कर देती है, तो फालतू में क्यों ये टूथब्रश का झंझट पाड़े। अब इसमें बताया गया कि जो ब्रेड्स होती थी, है ना, इनका कहाँ इनका उपयोग होता था, किन मौक़ों पे इसका उपयोग होता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो लेखक कह रहे हैं कि चाहे कोई पार्टी हो या कोई दावत हो, है ना, उसमें अगर ब्रेड नहीं हो तो वो अपना चार्म खो देती थी, उनमें इतना आकर्षण नहीं रहता था। फिर अगर माना किसी पार्टी या किसी दावत के अंदर ब्रेड नहीं हो तो वहाँ पे उस पार्टी या उसमें दावत में चार्म नहीं रहता था। तो उसी तरह से मैरिज जो थी, शादियाँ जो थी, मैरिज में जो गिफ्ट्स दी जाती थी वो भी एक तरह से मीनिंगलेस होती थी, उनका भी कोई विशेष महत्व नहीं होता था। विदाउट द स्वीट ब्रेड, अगर क्या नहीं दी जाए मैरिज में गिफ्ट के रूप में, अगर स्वीट ब्रेड नहीं दी जाए, जिसका कि नाम क्या था, बोल, है ना। तो मैरिज शादियों में अगर विशेष प्रकार की मीठी बोल ब्रेड नहीं दी जाए, इसका कि नाम क्या था, बोल था, उसको नहीं दिया जाता था तो मैरिज गिफ्ट को क्या माना जाता था, मीनिंगलेस माना जाता था, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि चाहे कोई पार्टी हो या दावत हो, वो अपना चार्म खो देती थी अगर उसमें क्या नहीं परोसी जाती थी, ब्रेड नहीं परोसी जाती थी। तो नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट इनफ कैन बी सेड, है ना, ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, है ना, टू शो कि, ये लेखक कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि जो बेकर होता था, है ना, गांव के अंदर बेकर की कितनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, है ना। अब वो जो बेकर ब्रेड लेके आते थे, उन्हीं से ही घर की जो महिलाएं होती थीं वो क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थीं, है ना। मौक़ों पर, कौन से मौके पर, ओकेजन यानी मौका, अपनी बेटी की सगाई के मौके पर। तो अगर किसी महिला की बेटी की सगाई है तो वो घर पर क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी, जिसमें कि उन ब्रेडों का उपयोग होता था। Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals, है ना। तो लेखक कह रहे हैं चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो या अन्य कोई त्यौहार हो, उन त्योहारों पर केक और विशेष प्रकार की ब्रेड, जिनको क्या नाम दिया है, बोलिनहास नाम दिया गया है, उनकी उपस्थिति अति आवश्यक मानी जाती थी। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। तो लेखक कह रहे हैं अतः जो बेकर की फर्नेस है ना, जो ब्रेड बनाने वाले की जो भट्टी है, उसकी उपस्थिति गांव के अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, क्योंकि एक तरह से इसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी उनके लाइफ में ब्रेड की। द बेकर और ब्रेड सेलर
ऑफ दोज डेज, उन दिनों के बेकर या ब्रेड बेचने वाले, हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस, उनकी एक विशेष प्रकार की, स्पेशल, पिक्यूलियर का मतलब होता है विशेष ड्रेस होती थी, नोन एज कबई, जिसे कबई नाम दिया जाता था। इट वॉज ए लॉन्ग सिंगल, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, है ना, वो एक तरह से लंबा सा जैसे गाउन होता है ना, उस तरह का चोगा होता था सिंगल पीस का, जो कि फ्रॉक जैसी होती थी, कहाँ तक पहुँचता था, नीचे घुटनों तक पहुँच जाता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स बियरिंग ए शर्ट, हम, लेखक कह रहे हैं कि हम हमारे बचपन में देखते थे कि बेकर्स क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स और पैंट पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में, यानी लेखक कह रहे हैं कि हमसे पहले तो वो विशेष प्रकार का चोगा पहनते थे, और जब अपने बचपन की बात बता रहे हैं लेखक कि हमारे टाइम में जो बेकर्स होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और विशेष प्रकार का ट्राउज़र पहनते थे जो बीच की लेंथ का होता था, है ना, 3/4 लेंथ का होता था, यानी फुल लेंथ से तो छोटा होता था, जो फुल पैंट होता है उससे तो छोटा होता था, और हाफ पैंट से क्या होता था, बड़ा होता था, ठीक है ना। तो एक तरह से 3/4 लंबाई का पैंट वो पहनते थे। इवन टुडे, लेकिन आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी अगर कोई उस तरह का पैंट पहनता है, कैसा, जो हाफ पैंट से क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, और फुल पैंट से क्या हो, थोड़ा कम हो, तो उस लोग उसको क्या कमेंट कहते, क्या कमेंट डालते हैं उसके ऊपर, क्या कमेंट करते हैं कि भाई तुम तो पैडर जैसे लग रहे हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। अब इसमें बताया गया है कि जो बेकर्स थे, है ना, वो महीने में एक बार हिसाब करने के लिए आते थे, यानी रोज़ रोज़ नहीं लेते थे वो पैसे, है ना, लेकिन मतलब ब्रेड दे जाते थे और महीने में एक बार उनका पेमेंट करना होता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि लोग कैसे हिसाब रखते थे उसका, कि दीवार के ऊपर पेंसिल से निशान लगा देते थे वही कि भाई आज इतनी आई, आज इतनी आई, इस तरह से वो उसी को ही पेंसिल से दीवार के ऊपर ही निशान बना लेते थे, चिन्ह बना लेते थे, तो वही उनका रिकॉर्ड होता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। लेखक कह रहे हैं कि जो बेकिंग था, ये जो ब्रेड पकाने का जो काम था, ये वास्तव में एक ठीक ठाक अच्छा, है ना, लाभ कमाने वाला व्यवसाय था उन पुराने दिनों में। प्रॉफिटेबल प्रोफेशन का मतलब एक ऐसा व्यवसाय जिसमें ठीक ठाक लाभ मिलता हो। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका जो परिवार था वो कभी भूखे नहीं मरते थे, अर्थात ऐसा नहीं भाई उस काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनको काम के बदले में दाम नहीं मिल रहा हो, पैसा उनको नहीं मिल रहा हो, ऐसा नहीं था, यानी वो उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाया करती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, है ना। तो जो बेकर्स होते थे वो, उनका परिवार और उनके जो नौकर होते थे वो हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई पड़ते थे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, है ना। प्लम्प फिजिक का मतलब होता है प्लेजेंटली फैट बॉडी, है ना, यानी एक तो होता है बहुत ज़्यादा मोटा, तो वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट लगता है, और एक होता है मीडियम साइज का मोटा, है ना, इसको कहते हैं भाई हाँ ये तो खाते पीते घर का है, ठीक है ना। तो वो देखने में भी क्या लगे, थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि बिल्कुल जो पतला दुबला होता है मरियल, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो प्लम्प फिजिक थी, है ना, उनकी जो ठीक ठाक जो फैट बॉडी थी वो ओपन टेस्टिमनी थी। ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है एक तरह से पक्का सबूत होना, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए करेक्टर और क्वालिटी, है ना, लोगों के द्वारा दिए जाने वाला एक तरह से सर्टिफिकेट। तो देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, है ना, कि उन जो बेकर्स थे उनका अच्छा खासा ठीक ठाक शरीर, है ना, उनका जो प्लम्प फिजिक थी, यानी मोटे, थोड़ा सा हल्का सा मोटे होते थे वो, तो वो एक तरह से पक्का सबूत थे कि भाई इनके पास किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ये खुश हैं, समृद्ध हैं।
इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। जैक फ्रूट का मतलब होता है, आपने कभी एक सब्जी बनाते हैं ना कटहल, तो कटहल जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसे गोल सी इस तरह का, ऐसे यो इस तरह का होता है ये कटहल, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा गोल मोल है, गोलू मोलू जिसको बोलते हैं, है ना, कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा गोलू मोलू जैसी फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी शारीरिक बनावट है, तो उसे आसानी से कंपेयर किया जा सकता है किसके साथ, बेकर के साथ, है ना, कि उस ज़माने में ऐसे बेकर हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये एक छोटा सा जो ऐसे का पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इस लेसन नंबर 7 का, ये आपको पसंद आया होगा, है ना। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।